दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम 51वां लेक्चर कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले जब मैं टॉपिक स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हम लोगों ने खनिज संसाधन पर बात किया, उसके ऊपर डिटेल से बातचीत किया, उसमें क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा किया गया। देन आपका अगला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया ऊर्जा संसाधन, जो कि अभी चल रहा है हमारा एनर्जी रिसोर्स जो है उसके बारे में। उसमें मैंने कोयला के बारे में आपको पढ़ाया कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं, कोयला का उत्पादन, भंडार, इन सभी तथ्यों के बारे में बताया गया कि कोयले के टाइप्स के बारे में, किस कोयले की क्या क्या विशेषता होती है, किसका उत्पादन ज्यादा है किसका कम है, सभी तथ्यों पर बातचीत किया गया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में। उम्मीद करता हूं ये क्लास भी आपको बड़ा मजा आएगा करके, क्योंकि सब कुछ आप समझ पाओगे। तो पेट्रोलियम और गैस से रिलेटेड जो भी चीजें आपसे परीक्षा में पूछी जाएंगी, आगे से उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप बड़ी आसानी से दे पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। याद रखिए दोस्तों, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। याद रखिए, अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं, आप जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और देखिए कि वहां पर कौन कौन से मटेरियल आपके पढ़ने के लिए अवेलेबल है। पैसे की कोई बात नहीं, पूरा का पूरा एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। आप जाइए, इत्मीनान से अपनी तैयारी करिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं दोस्तों। तो बात आती ऊर्जा संसाधन की, यानी कि किसकी, एनर्जी रिसोर्स की। मैंने बताया था ऊर्जा संसाधन मतलब क्या होता है। ऊर्जा संसाधन यानी इसके अंतर्गत ऐसे चीजों के बारे में पढ़ते हैं जिनसे ऊर्जा पैदा होती, जैसे जैसे कोयला के बारे में पढ़ा गया। आज हम लोग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी क्या है, सभी एनर्जी रिसोर्स हैं। चलिए, कौन कौन से फैक्ट डेटा हैं जो आपको याद रखने हैं, लिख रहा है यहां पर कि खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस का विकास। अच्छा, मन में कभी कभी आता भी होगा ने बात कि सर ये जमीन के अंदर कैसे पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस कैसे पाए जाते हैं, मतलब ये बना कैसे, या फिर कोयला कैसे बना। तो कोयले के विकास क्रम में मैंने आपको समझाया था कि बहुत साल पहले जो ये वनस्पतियां थी, जब क्या हो गई, जमीन में दब गई, दबने के बाद ताप और दाब के फलस्वरूप इनमें परिवर्तन हुआ। उन परिवर्तनों के कारण ये जो वनस्पतियां थी धीरे धीरे कोयले में बदल गई, ऐसा आपको बताया गया। अब आपके मन में दूसरी बात आ सकती है कि सर वो तो चलिए वनस्पतियां कोयले में बदल गई, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये पेट्रोल या फिर ये जो प्राकृतिक गैस है ये कैसे बना। तो याद रखिए, सेम सीक्वेंस इसका भी है। कह रहा है कि खनिज तेल या प्राकृतिक गैस का विकास जीवाश्म युक्त अवसादी शैलों में होता है। कहां पर, जीवाश्म युक्त। जीवाश्म जानते हैं ना, ऐसी मिट्टी जहां पर जीवाश्म पाया जाता है। और जीवाश्म कहां पे होगा, जहां पर किसी न किसी जमाने में जीव रहे हों। जैसे मान लीजिए आज जो मानव बस्ती है, इन केस अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है कि मानव बस्ती इस धरातल में समा जाए, तो आज से हजारों लाखों वर्ष बाद हम भी क्या हो जाएंगे, जीवाश्मों में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, और तब ये बात आती जीवाश्म। ठीक है, तो कह रहा है ऐसे अवसादी शैल जो इनका निर्माण अवसादों से हुआ हो, आग्नेय शैलों की बात नहीं हो रही है। कह रहा है ऐसे अवसादी शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, वहां पर खनिज तेल या प्राकृतिक गैसों का भंडार हो सकता है। समझ में आ रहा बात। अगली पॉइंट देखिए, कह रहे शैलों के भूगर्भ में, शैल मतलब ये जो चट्टान है या ये जो पृथ्वी है, कह रहे इसके भूगर्भ में मतलब इसके अंदर सबसे ऊपर क्या पाई जाती है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। सिंपल सी बात है भाई, अगर मान लो आपके सामने डीजल रखा है और पेट्रोल रखा है, मिट्टी का तेल रखा है, कोयला रखा है, प्राकृतिक गैस रखा है, आप बताओ सबसे ऊपर कौन रहेगा। गैस की प्रवृत्ति होती है ऊपर जाने की, इसका मतलब उन सभी में गैस सबसे ऊपर पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। बीच में कौन होता है, बीच में दोस्तों खनिज तेल होता है। कैसे याद करेंगे दोस्तों, एक काम करना ना, एक गिलास पानी ले लेना, या एक काम करना, एक तेल की शीशी ले लेना। ठीक है, जो जिसमें ट्रांसपेरेंट शीशी हो, ऐसी कोई शीशी ले लेना। उसमें क्या करना, 2-4 चम्मच तेल डाल देना। तेल डालने के बाद उसमें पानी डाल देना। पानी डालोगे तो आपको पता चलेगा कि पानी नीचे चला गया और तेल ऊपर आ गया। ये आप करके देख लेना घर पे, आपको समझ में आ जाएगा। पानी नीचे हो जाता है, तेल ऊपर आ जाता है। यानी सबसे ऊपर तो गैस होगा, दूसरे नंबर पे क्या होगा, खनिज तेल होगा, और तीसरे नंबर पे क्या होगा, जल पाया जाता है। जो जल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो जल भूगर्भ के अंदर सबसे नीचे पाया जाता है। समझ में आ गया। एक एक पॉइंट आप याद करो, समझते हुए चलो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हर टॉपिक पे आपका कमांड होना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे पॉइंट में बता रहा है कि खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस, चाहे खनिज तेल की बात कर लूं चाहे प्राकृतिक गैस की बात कर लूं, ये किसका बना होता है, ये हाइड्रोकार्बन का बना होता है। किसका बना होता है, हाइड्रोकार्बन का बना होता है। इसीलिए इसको हाइड्रो
हाइड्रोकार्बनिक यौगिक का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए करा इससे ही पेट्रोल बनता है, उसी से डीजल बनता है, उसी से मिट्टी का तेल बनता है, केरोसिन ऑयल, उसी से मोम बनता है। ये सभी जो पदार्थ है, ईथर वगैरह सब कुछ, ये उसी खनिज तेल से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, उसी खनिज तेल से प्राप्त किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब बाई प्रोडक्ट में होते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट से दूसरा बनता है, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, ऐसे बनते बनते चला जाता है। करा हाइड्रोकार्बनिक यौगिक की जो भी मैं बात किया हूं, इसमें क्या होता है तो याद रखिए, अगर ये पूछा जाए तो याद रखिए इस हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में लगभग 70% तक क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है, और 30% तक क्या पाया जाता है? प्राकृतिक गैस पाया जाता है। 70% तेल और 30% प्राकृतिक गैस के रूप में ये हाइड्रोकार्बन यौगिक पाए जाते हैं। करा औषधि चट्टानों का निर्माण किस युग में हुआ था तो याद रखिए टर्शियरी युग में हुआ था। अब देखो एक आपको नया प्रश्न मिल गया भाई, कोयले का निर्माण हम लोगों ने देखा किसमें होता, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला था वो गोंडवाना युग में उसका निर्माण हुआ था, और जो घटिया क्वालिटी वाला कोयला था वो टर्शियरी युग में उसका निर्माण हुआ है। तो याद रखिए उसी टर्शियरी युग से आप इसको भी याद रखिए कि औषधि चट्टानों का निर्माण जो टर्शियरी युग में हुआ है, वहां पर प्राकृतिक गैसों और खनिज तेल का विकास भी हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, करा भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? अपतटीय क्षेत्रों का है। देखिए अपतटीय और अभितटीय दो तरह के क्षेत्र होते हैं, अभी आगे आपको बता दिया जाएगा, अपतटीय और अभितटीय। करा सबसे बड़ा योगदान किसका है? अपतटीय क्षेत्रों का। तटीय मतलब जो किनारे के बाहर है, ठीक है, समुद्र में पड़ते हैं, उनका योगदान सबसे ज्यादा, लगभग 50% या कह लो कि 51%, यानी आधे से ज्यादा तेल का उत्पादन, खनिज तेल का उत्पादन वो किससे होता है? वो अपतटीय क्षेत्रों से होता है। कर भारत में जो तेल अन्वेषण है ना, अन्वेषण माने तेल की खोज करना, खोज करने के बाद उन तेल को बाहर निकाला, अन्वेषण हो गया। कर ये अन्वेषण का कार्य मुख्य रूप से किसका है? ऑयल इंडिया लिमिटेड का है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, याद रखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड का है। और ओएनजीसी, ओएनजीसी का नाम सुना होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ओएनजीसी के द्वारा ये सभी कार्य किए जाते हैं। आगे चल के गेल भी बना, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, तो वो भी इस कार्य में सहयोग देता है। 1984 उसकी स्थापना हुई थी। करेक्ट, खनिज तेल क्षेत्र। अगर हम लोग खनिज तेल क्षेत्रों के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो खनिज तेल है ये भारत में कहां से कहां तक पाए जाते हैं। तो याद रखिए कुछ लोग कहते हैं 3 जगह है, कुछ लोग कहते हैं 4 जगह। मैंने दोनों की बातों को लिख दिया, ठीक है। आप किताबों को उठा के देखेंगे तो किन्हीं किन्हीं किताबों में 4 जगहों का उल्लेख मिलता है, किन्हीं में 3 जगह का उल्लेख मिलता है। मोटी मोटा आप चारों को याद कर लो यार, क्योंकि 3 तो वैसे भी 4 के अंदर आ जाते हैं। तो सुनिए, पहला तेल क्षेत्र है दोस्तों, वो कहा जाता ब्रह्मपुत्र घाटी का नाम सुने हैं? ब्रह्मपुत्र नदी का, अरे वही ब्रह्मपुत्र नदी जो मानसरोवर झील के पास से निकलती है, उधर तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश से इंटर करते हुए चली जाती बांग्लादेश में, ठीक है, वही ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहा हूं। तो कह रहा है जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है ना, उसमें भी बहुत सारे स्थान है जहां पर तेल क्षेत्र पाए जाते हैं। देखिए घाटी की बात की जा रही है, घाटी मतलब उस नदी के आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों में तेल मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा दे रहा दोस्तों गुजरात तट, जो गुजरात राज्य है उसके तटीय इलाकों में, चाहे वो कच्छ का रण हो, चाहे वो खंभात की खाड़ी हो, चाहे वो आलियाबेट खड़ियाबेट द्वीप हो, उन सभी स्थानों पर कई जगहों पे, सूरत है, अहमदाबाद है, खेड़ा है, कई स्थान है जहां पर तेल पाए गए। अब एक एक स्थानों के बारे में हम डिटेल से भी चर्चा करेंगे, पहले आप सुनते जाइए। तीसरा स्थान है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। पश्चिमी मतलब भारत का पश्चिम साइड, यानी अगर मैं ऐसे भारत का मैप बना दूं, ठीक है, तो भारत का ये पश्चिमी हिस्सा हो गया। तो यहां पर जो तटीय क्षेत्र, जैसे जैसे महाराष्ट्र का हाई बहुत बड़ा तेल क्षेत्र है, ठीक है, समुद्र में पड़ता है, तो याद रखेगा, तो ये अपतटीय क्षेत्र यहां पे पड़ जाता है। उसी तरह से यहां भी कुछ अपतटीय क्षेत्र हैं। उसी तरह से देखा जाए तो पूर्वी हिस्से में भी अपतटीय क्षेत्र पाए जाते हैं, जहां पर कृष्णा गोदावरी का बेसिन क्षेत्र है, ठीक है, तो भी याद रखेगा। तो यहां पर भी अपतटीय क्षेत्र पाए जाते हैं, तो वही लिख दिया कि पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। कुछ लोगों ने तो यह बताया कि खनिज तेल इन 4 क्षेत्रों में पाए जाते हैं, 4 बेल्ट है, और कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई 3 बेल्ट है। उन्होंने ब्रह्मपुत्र घाटी को ना बोल करके उन्होंने कहा असम तेल क्षेत्र। क्या बोला? असम के तेल क्षेत्र, यानी असम राज्य में भाई सबसे पहला जो तेल का कुआं खोदा गया था वो असम में खोदा गया था, ठीक है, डिब्रूगढ़ के पास डिगबोई का नाम सुना होगा, ठीक है, वहां पे खोदा गया था, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कुछ लोगों ने कहा भाई गुजरात ब्रह्मपुत्र का नहीं, इसको हम कहेंगे असम का तेल क्षेत्र। चलो यार तुम्हारा वाला ही मान लेते हैं, असम ही मान लो, ठीक है। दूसरा कह रहा है गुजरात के तेल क्षेत्र, यहां भी लिखा है गुजरात, यहां भी गुजरात। और तीसरा दिख रहा है कि अरब सागर के अपतटीय, ठीक है, तो अरब सागर का कह लो
चाहे आप इसको पश्चिम कर लो, भाई भारत के पश्चिम में तो पड़ता है, तो एक ही बात है। यानी एक एक्स्ट्रा जो इन्होंने नहीं लिखा है वो है पूर्वी हिस्से में जो अपतटीय क्षेत्र है। तो क्या सर वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी मैं आपको लाइन से पढ़ाता हूं, ठीक है, एक एक करके सब पे फोकस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं। लिख रहा है ब्रह्मपुत्र घाटी, और दूसरे ने कहा नहीं ब्रह्मपुत्र घाटी नहीं, असम के तेल क्षेत्र। हमने कहा चलो दोनों लिख दिया जाता है, ब्रह्मपुत्र घाटी तथा असम के तेल क्षेत्र। अब दोनों को मिला के हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, अगर हम बात चर्चा असम से शुरू करें तो असम में एक क्षेत्र है माकुम। क्या क्षेत्र है? उस क्षेत्र का नाम है माकुम। तो याद रखिए असम के माकुम क्षेत्र में सबसे पहले 1867 यानी 1867 में भारत का सबसे पुराना तथा भारत का पहला तेल उत्पादक क्षेत्र खोजा गया, ठीक है, याद रखिए सबसे पहला तेल उत्पादक क्षेत्र खोजा गया। उसके बाद 1889 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। 1889 में असम के डिगबोई क्षेत्र में भी तेल के कुएं की पहचान की गई और फिर वहां पर खुदाई कार्य शुरू हुआ। ये अंग्रेजों का समय चल रहा था, ठीक है, चाहे वो 1867 की बात कर लें चाहे वो 1889 की बात कर लें, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों की बात कर दें उस बेल्ट में, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की बेल्ट की बात कर लें चाहे असम तेल क्षेत्र की बात कर लें, तो लिख रहा है डिगबोई। डिगबोई कहां पड़ता है? ये डिब्रूगढ़ में पड़ता है, असम में, ठीक है। कारण नहरकटिया, याद रखिए सब जगह के नाम है जो सबसे इंपॉर्टेंट तेल क्षेत्र हैं। तो नहरकटिया याद रखिए, सूरमा घाटी याद रखिए, रुद्र सागर लकवा याद रखिए, ठीक है। ये सभी वो स्थान है जहां से तेल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, खास करके पूर्वोत्तर भारत वाले क्षेत्र में। असम के उत्तरी पूर्वी किनारों पर ब्रह्मपुत्र तथा सुरमा घाटियों के पूर्वी किनारे तक लगभग 320 किलोमीटर लंबी एक पेटी मिली है। उस पेटी पर क्या है? बहुत ज्यादा तेल के भंडार हैं। यहीं पर जो पेटी है उसी में क्या है? डिगबोई वाली जो क्षेत्र है, जो नूनमती का क्षेत्र है, जो बरौनी है, जो बोइंगांव है, ठीक है, ये सभी तेल शोधन शालाएं हैं जहां पर तेल को साफ किया जाता है। अब आप कहोगे सर तेल शोधन शालाएं क्या है? दोस्तों तेल शोधन में क्या होता है, देखिए जब कुआं आपने खोदा, वहां से मान लो प्राकृतिक गैस निकाल दिया, वहां से पेट्रोलियम खनिज तेल निकाल दिया, वो खनिज तेल प्योर पेट्रोल नहीं होता है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती हैं। उन अशुद्धियों को हटा करके हमको उसको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अशुद्धियों को हटाने के लिए जगह जगह पर परिष्करण केंद्र बने हुए हैं जो वहां पर अशुद्धियों को हटा करके खनिज तेल को शुद्ध करने का काम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो असम में कुएं में से तेल निकाला जाता हो और उसको क्या कर्नाटक में परिष्कृत करने वाली फैक्ट्री लगी रहेगी, मतलब वहां से अशुद्ध तेल कर्नाटक भेजो और कर्नाटक में शुद्ध करके तब पूरे भारत में भेजो, ऐसा तो होगा नहीं। यानी ये जो परिष्कृत करने वाली कंपनियां हैं ये उसी तेल कुओं के आसपास के क्षेत्र में रहती हैं ताकि उन्हीं को तेल दे दिया जाता है और परिष्कृत करके शुद्ध करके अशुद्धियों को हटा करके फिर क्या करते हैं, इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। तो ये दोस्तों ये नाम याद रखेगा। असम के तेल को बरौनी तक ले जाने के लिए 1167 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया। अब सोचो कि किसमें भर भर ले जाएंगे, तो बाल्टी और ट्रक और जो है ट्रेन की बस की बात नहीं है कि इतने ज्यादा तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जा सके। तो पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है, उस पाइप के थ्रू तेल क्या करता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, मतलब तेल का जो आवागमन है वो पाइप के माध्यम से होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। यानी अगर आप ब्रह्मपुत्र घाटी और असम क्षेत्र की बात कर लें, अगर आप इतना पॉइंट याद रखते हो तो इससे एक भी प्रश्न आपसे परीक्षा में एक्स्ट्रा पूछ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं पूछ सकता है? कुल मिला जुला के अधिकतम इतनी ही बात है, इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं है। और यार जब कुछ होगा नहीं तो अधिकतम आपसे पूछेगा क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। गुजरात के तेल क्षेत्र की बात कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन गुजरात में जो तेल की पेटी है ना, ये सूरत से लेकर के अमरेली पड़ता है राजकोट में और राजकोट पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। तो कह रहा है अमरेली तक फैला हुआ, मतलब गुजरात से लेकर के राजस्थान तक ये बेल्ट फैला हुआ। राजस्थान ऊपर पड़ता है, गुजरात नीचे पड़ता है, ठीक है। तो याद रखेगा। कह रहा है भारत में जितना भी तेल का उत्पादन होता है ना, उसका 18% तेल का उत्पादन अकेले गुजरात के इस वाले बेल्ट से किया जाता है। कह रहा है गुजरात में अगर तेल उत्पादक पेटियों की बात कर लें तो इस तरह की 3 पेटियां हैं। एक दो पेटियां तो अभी हाल फिलहाल में मिली हैं इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है पहली पेटी है खंभात की खाड़ी, ठीक है। अब आपने गुजरात के परिप्रेक्ष्य में 2 तरह की खाड़ियों का नाम पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा कच्छ की खाड़ी, दूसरा पढ़ा होगा खंभात की खाड़ी। अब दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, सुनिए ध्यान से। अगर एक मैं गुजरात का इस तरह से मैप बना दूं ना,
तो गुजरात का दोस्तों ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला, ठीक है, यहां याद रखिए ऊपर रहता है कच्छ की खाड़ी, ठीक है। पहले क्या लिखते हैं, पहले क लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, ख लिखते हैं, और नीचे साइड में जो ये वाला बेल्ट है ना, यहां होता है खंभात की खाड़ी। तो याद रखिए कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। यहीं पर दोस्तों अलिया बेट, खड़िया बेट वाले द्वीप भी पड़ते हैं। तो याद रखिए यहां पर जो आपसे बोल रहा है, कह रहा खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में कह रहा इसके पूर्वी तट पर, खंभात की खाड़ी के पूर्वी तट पर अंकलेश्वर तथा खंभात, ये दो प्रमुख क्षेत्र हैं। अंकलेश्वर आपसे परीक्षा में पूछता है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र संबंधित है, तो बताना पड़ेगा किससे संबंधित है, गुजरात से संबंधित है या फिर खंभात की खाड़ी वाले पोर्शन से संबंधित है। तो ये अंकलेश्वर हो गया और एक खंभात हो गया, ये प्रमुख तेल क्षेत्र हैं गुजरात के। करा अंकलेश्वर के बारे में थोड़ा सा एक दो लाइन और एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। करा अंकलेश्वर तेल क्षेत्र भरूच जिला, गुजरात में एक जिला है उसका नाम है भरूच, ठीक है। करा भरूच जिले में 30 वर्ग किलोमीटर एक पट्टी में विस्तृत है। करा यहीं से प्राप्त अशुद्ध तेल को कोयली भेजा जाता है और ट्रांबे भेजा जाता है। कोयली और ट्रांबे में वही क्या है, तेल परिष्कृत कंपनियां स्थित है जहां पर ये तेल से अशुद्धियों को हटाती। कहां कहां पर, कोयली और ट्रांबे, तो दोनों याद रखें, बॉम्बे मत बोलिएगा, ट्रांबे ही नाम है उसका, ठीक है। दूसरा लिख रहा है खंभात क्षेत्र। ये जो खंभात वाला क्षेत्र है ना, इसको गांधार क्षेत्र का भी नाम दिया जाता है। कह रहा खंभात क्षेत्र या गांधार क्षेत्र ये गुजरात के लूनेज में पड़ता है। लूनेज एक जगह है, जैसे ये वाला भरूच में पड़ता है अंकलेश्वर, उसी तरह से ये लूनेज में पड़ता है, लूनेज, तो याद रखेगा, ठीक है। इसी सीक्वेंस में दोस्तों अहमदाबाद कलोल क्षेत्र भी याद रखेगा। अहमदाबाद कलोल क्षेत्र ये खंभात बेसिनों के पास ही स्थित है, ठीक है। और उसी तरह से आपने खेड़ा आंदोलन का नाम सुना है ना, करा खेड़ा से लेकर के मेहसाना, मेहसाना को दोस्तों मेहसाणा भी लिखा जाता है, ठीक है, क्यों राजस्थानी भाषा है में लिखा जाता है मेहसाणा, तो लिख रहा मेहसाणा तक अन्य प्रमुख तेल क्षेत्र भी हैं, जैसे खुद एक कलोल हो गया, जैसे सानंद हो गया, कोसांबा हो गया, कोसांबी मत करिएगा, कोसांबी ये प्रयाग के पास पड़ता है, कोसांबी जिला अलग है वो, ठीक है, कोसांबा है, कोसांबा हो गया, ढोलका हो गया, मेहसाणा हो गया, ये सभी अलग अलग तेल उत्पादक क्षेत्र है। नौगांव हो गया, ये सभी हैं। अगर हम जिले की बात करते मोटी मोटा, तो गुजरात में कच्छ जिला है, बड़ोदरा जिला है, अहमदाबाद जिला है, ठीक है, मेहसाणा हो गया, खेड़ा हो गया, ये सब प्रमुख जिले हैं जहां पर खूब ज्यादा मात्रा में खनिज तेल पाए जाते हैं। याद रहेगा कि नहीं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सर अरब सागर वाला जो बेल्ट था उसके बारे में चर्चा कर लिया जाए। तो अरब सागर या फिर उसको कह सकते हो पश्चिमी, भाई पश्चिम में पड़ता है ना अरब सागर, भारत के पश्चिम में है, तो बोला जाता है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। दोनों को देखते हैं एक साथ में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। करा भारत के तेल उत्पादन क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन तब देखने को मिला जब 1976 में, बहुत अभी लेटेस्ट है, 1976 की बात कर रहा है, इसके पहले असम में तो 1800 माकूम वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो 1867 में ही वो खोजा गया था। बाकी डिब्रूगढ़ की बात करें तो 1889 में ही वो आ गया था, और ये वाला लगभग आप देख सकते हो 100 साल हो गए, ठीक है। तो 1976 में जब खोज हुआ किसका, अरब सागर के अपतटीय क्षेत्रों में जब इसका पता चला तो वहां से तेल उत्पादन का कार्य किया गया। ये अपतटीय क्षेत्र क्या है, तो याद रखिए, अभी थोड़ी सी चर्चा आगे करते हैं, जो समुद्री एरिया में पाया जाता है उसको बोल सकते हो आप, ठीक है। कह रहा है 1980-81 में जहां तेल का उत्पादन भारत में इन क्षेत्रों से केवल कितना होता था, भाई 76 में खोजा गया, उत्पादन चालू, इन क्षेत्रों से उत्पादन कितना हो रहा था, केवल 50 लाख टन। कितना तेल, तो याद रखिए 50 लाख टन तेल का उत्पादन हो रहा था। वही उत्पादन कितने में, सन 2005-6 में बढ़ करके यही उत्पादन 208 लाख टन हो गया। देखो कितनी वृद्धि हो गई, 50 लाख टन से बढ़ करके 208 लाख टन हो गया। अब और तेजी से वहां से उत्पादन किया जा रहा है। करें इस प्रकार अरब सागर का जो अपतटीय भाग है वो भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र बन गया। इस क्षेत्र से देश के समस्त कच्चे तेल का उत्पादन का लगभग 51% भंडार वो अकेले कहां पर है, मुंबई हाई में। ये जो अरब सागर का तटीय क्षेत्र है ना, इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, मुंबई हाई के नाम से जानते हैं। मुंबई हाई, इसका नाम है हाई, नाम ही है हाई, ठीक है। तो याद रखें, यहां पर देखा जाए तो 3 क्षेत्र आते हैं मुंबई वाले बेल्ट में। एक है मुंबई का हाई क्षेत्र, दूसरा है बेसिन क्षेत्र, और तीसरा है अलिया बेट क्षेत्र। अलिया बेट, वैसे तो अलिया बेट, खड़िया बेट द्वीप के नाम से जाने जाते हैं, बट आप इसको याद रखेगा, ठीक है।
पढ़ लेते हैं। कह रहा मुंबई के हाई तेल क्षेत्र की बात करें तो यह महाराष्ट्र के महाद्वीपीय मंगन तट के मुंबई के उत्तर पश्चिम हिस्से में पड़ता है। थोड़ा सा तिरछा में आप देखेंगे, लगभग 150 किलोमीटर या फिर 176 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1974 में इसकी खोज हुई, 76 से काम जारी हो गया। ठीक है, कह रहा यह मायोसीन युग की तेल युक्त चट्टाने हैं जहां पर 2500 वर्ग किलोमीटर, कितना 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मात्र 80 मीटर की गहराई पर, 80 मीटर कोई खास गहराई नहीं है, मात्र 80 मीटर की गहराई पर यह तेल क्षेत्र प्राप्त किया गया है। तो यहां पर तमाम कंपनियां हैं जो जाकर के क्या करती हैं, वहां से तेल निकालती हैं। अगला है बेसिन क्षेत्र। कहीं कहीं पर बेसिन क्षेत्र को बसीन क्षेत्र भी लिखा होता है, बसीन, तो बसीन ही बेसिन है, घबराइएगा मत। करा यह बॉम्बे हाई के दक्षिण पश्चिम में बेसिन तेल क्षेत्र के नाम से स्थित है। इसमें क्या है कि यहां भी काफी तेल के भंडार मिले हैं, अभी और रिसोर्स का पता चला, लेकिन काफी गहराई में जाने के बाद। एक तरफ जहां हम 80 मीटर की बात कर रहे हैं, वहीं इसके लिए हमें लगभग 2000 मीटर की गहराई पे जाना पड़ता है। 1900 मीटर का एक आंकड़ा हमारे पास है, बट आप लगभग में याद रखें 2000 मीटर अंदर जाने पर तब आपको तेल क्षेत्र मिलता है बसीन वाले में। अलियाबेट द्वीप की बात कर लें तो गुजरात के भावनगर से सिर्फ 45 किलोमीटर की द्वीप पर स्थित है। खंभात की खाड़ी में पड़ता अलियाबेट द्वीप, वहां पर भी इस खनिज तेल के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों एक आखिरी पॉइंट है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कह रहा है कृष्णा गोदावरी नदी, कृष्णा नदी का नाम सुना होगा, गोदावरी नदी का भी नाम सुना होगा, दक्षिण भारत में है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। कह रहा है कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन तेल क्षेत्र, जो अपतटी कह सकते हो, अपतटी मतलब होता आप सोर्स और अभितटी मतलब होता आन सोर्स। अभितटी मतलब एकदम किनारे पे और अपतटी मतलब क्या हो गया, मतलब अंदर, समुद्र के अंदर वाले हिस्से में। तो याद रखिए ये जो क्षेत्र है ना, यहां से आप सोर्स और आन सोर्स दोनों तरीके से तेल प्राप्त किया जाता है, गजब की बात है। और भारत में जहां भी देखेंगे वहां या तो आन सोर्स है या तो आप सोर्स है, लेकिन यहां पर दोनों तरीकों से तेल का उत्पादन होता है। कह रहा अभितटीय क्षेत्र जिसको आन सोर कहा जाता है, इसका विस्तार गोदावरी नदी जो है उसकी घाटी में जगह है धाले, क्या नाम है, धाले, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। करा धाले में आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु के तंजावुर तक एक पट्टी मिली है, खनिज तेल की पट्टी, तो इसको भी याद रखेगा। ठीक है, उसी तरह से कृष्णा गोदावरी में अगर हम अपतटी की बात कर लें यानी ऑफशोर्स की बात कर लें, तो बेसिन में स्थित एक रवा क्षेत्र, जगह का नाम है रवा। ठीक है, जैसे यहां पे था धाले ना, उसी तरह से रवा क्षेत्र है। तो रवा क्षेत्र में भी ये क्या है, ये ऑनसोर्स है, तो इसको ऑफशोर्स है, तो ये भी मिला है कृष्णा गोदावरी बेसिन में। आगे दे रहा है दोस्तों अन्य तेल क्षेत्र की बात करूं तो अमलापुर एक जगह है, अमलापुर, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। एक है नरीमनम, ठीक है, एक है कोयरी कलापल्ली, ठीक है, ये कावेरी बेसिन में पड़ता है। यहां से भी तमाम तेल क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। एक बात याद रखेंगे, यहां से जो अशुद्ध तेल है ना, वो चेन्नई के निकट भेजा जाता है पनाईगुड़ी में। पनाईगुड़ी में परिष्कृत करने वाली कंपनियां हैं जो तेल को साफ करने का कार्य करती हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, कुछ संभावित स्थान है जहां पर आगे भविष्य में संभावना है कि यहां पर तेल के विशाल क्षेत्र हो सकते हैं। ऐसे में एक का तो जो चर्चा आया है वो मतलब प्रूफ भी हो चुका है कि यहां कुछ तो अवेलेबल है, एक सेकेंड, यहां कुछ तो अवेलेबल है और कुछ होने की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उन क्षेत्रों की बात हम जरा कर लेते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में अभी बहुत थोड़ी मात्रा में तेल का उत्पादन होता है। यहां पर एक जगह दोस्तों मानभूम खारसंग और एक जगह चेराली, यहां पर तेल के भंडार मिले हैं और खोज हो रही है कि वहां पर विशाल तेल के भंडार मौजूद हो सकते, संभावना है। ठीक है, इसी तरह से गंगा का जो मैदान है, उस मैदान में जहां जहां अवसादी चट्टाने हैं, उन अवसादी चट्टानों के आसपास के क्षेत्र में भी तेल की संभावनाएं हैं, ऐसा माना जा रहा है। करा राजस्थान में जहां पर अवसादी शैल में अधिक तेल मिलने की संभावना है, ठीक है, बहुत ज्यादा यहां पे तो मिलने की संभावना नहीं, लेकिन राजस्थान वाले बेल्ट में प्राकृतिक गैस मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसको भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, अगर इन जो है उत्तर भारत के 3 राज्यों की बात कर लें, फिर से याद रखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये सब पहाड़ी एरिया हैं, और पंजाब भी याद रखिए। इन तीनों क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खनिज तेल हो सकते हैं, ऐसा माना गया, जिसमें से कुछ खोज भी हुआ है, जिसमें हिमाचल प्रदेश का नाम सुना होगा धर्मशाला, ठीक है, धर्मशाला हो गया, विलासपुर हो गया, यहां पर जो है तेल क्षेत्र मिलने की संभावना है। उसी प्रकार से पंजाब में होशियारपुर का नाम सुना होगा, लुधियाना का नाम सुना होगा, यहां से भी तेल क्षेत्र मिलने की संभावना है। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में मूसलगढ़ है, वहां से भी तेल क्षेत्र मिलने की संभावना है। तो ये सभी संभावित जगहें हैं, उनके बारे में भी याद रखेगा। अब एक बात और याद रखें, आपसे मोटी मोटा पूछता
पूछता है कि पेट्रोलियम के उत्पादन में कौन सा राज्य पहला स्थान रखता है और भंडार में कौन सा रखता है, तो दोनों याद कर लीजिए। प्रोडक्शन की बात कर लें तो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन राजस्थान, गुजरात और असम, ठीक है। एक बार आप डेटा मैच भी करा लीजिएगा, थोड़ा सा ओल्ड डेटा है। और रिजर्व की बात करेंगे तो असम, गुजरात और राजस्थान है, ठीक है, तो इसको याद आप रखिएगा। उसी तरह से अगर प्राकृतिक गैस की बात कर ले तो इसमें असम, गुजरात, राजस्थान है प्राकृतिक गैस के उत्पादन में, और असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश ये आपके भंडार में आता है। कुछ और मोटी मोटा बात कर लेते हैं दोस्तों एनर्जी रिसोर्स को लेकर के, प्राकृतिक गैस के परिप्रेक्ष्य में कर लेते हैं। अभी तक तो पेट्रोलियम की बात हुआ, प्राकृतिक गैस में थोड़ी सी बातें आप एक्स्ट्रा याद रखेगा। जैसे लिख रहा है, जब कभी तेल के लिए कुएं खोदे जाते हैं तो सबसे पहले गैस प्राप्त होता है। पहले आपको बताया गैस सबसे ऊपर है, फिर खनिज तेल होता है, फिर जल प्राप्त होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि गैस जो होता है हल्का होता है तेल के अपेक्षा, इसलिए ऊपर होता है। कह रहे मुंबई हाई जो है ना, वहां से वो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। यहां से देश का लगभग 3/4 प्राकृतिक गैस पैदा होता है यहां से, ठीक है। गैस की बात कर रहे हैं, कह रहा गुजरात से भी लगभग 11.8% गैस पैदा किया जाता है। शेष गैस कहां से मिलता है? अरुणाचल प्रदेश से मिलता है, राजस्थान हो गया, असम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु हो गया, यहां से भी प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। कह रहा गैस के बढ़ते महत्व को देखते हुए जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसे हम गेल के नाम से जानते हैं, इसको बनाया गया 1984 में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों कुछ इंटरनेशनल मुद्दों पर बात कर लेते हैं, जैसे कि लिख रहा है यहां पर कि दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर तो आप समझ रहे होंगे, ये देखिए दक्षिण चीन सागर का इमेज अभी मैं दिखा देता हूं जूम करके। लिख रहा है दक्षिण चीन सागर में तेल एवं गैस की खोज हेतु ओएनजीसी, जो हमारे देश की कंपनी ओएनजीसी है, इसने वियतनाम देश के साथ, वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई, ठीक है। कह रहा वियतनाम देश की एक कंपनी है जिसका नाम है पेट्रो वियतनाम, उसके साथ हमारी ओएनजीसी ने समझौता किया, लेकिन चीन के विरोध के कारण यह अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। एक बार मैं आपको दिखाना कि जो साउथ चाइना सी है, इसमें अलग अलग देशों की स्थिति क्या है। दोस्तों साउथ चाइना सी की बात करूं तो इसमें देशों की स्थिति है कि सबसे ऊपर आपका ये चाइना पड़ता है, ये चीन है, ये आपका ताइवान है, ताइवान की राजधानी ताइपेई, ठीक है। और यहां पर आपका साइड में देखेंगे तो ये वियतनाम है। अभी देखिए बीच में क्या आपका ये साउथ चाइना सी, तो वियतनाम का भी कुछ हिस्सा इसमें है, चाइना का भी कुछ हिस्सा है, ये ताइवान देश है इसका भी कुछ हिस्सा है, ये आपका पड़ जाता है फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी मनीला, जहां से रेमन मैग्सेसे अवार्ड बांटा जाता है, ये भी यहां पर पड़ता है। नीचे आपका मलेशिया देश है, ठीक है, मलेशिया, तो मलेशिया का भी कुछ हिस्सा है, और यहां पर याद रखिए ये मलेशिया ही है पूरा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक मलेशिया है, तो याद रखिए ये। तो यार अब देखो ये साउथ चाइना सी में इतने देश अपना अपना हिस्सा लगाते हैं, लेकिन चाइना का कहना है कि ये पूरा क्षेत्र हमारा है, ये क्षेत्र क्या है? ये हमारा है, ये साउथ चाइना सी पूरा का पूरा हमारा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जिस पर चाइना ने अपना कंट्रोल बना रखा है, ठीक है। तो इस मुद्दे को लेकर बहुत लड़ाइयां होती रहती हैं। हालांकि भारत की जो ओएनजीसी है वो वियतनाम की पेट्रो वियतनाम के साथ मिलकर के इस क्षेत्र में क्या करना चाहती है? रिसोर्स ढूंढना चाहती है, और गैस, प्राकृतिक गैस हो या खनिज तेल हो, उसके उत्पादन में कुछ हिस्सेदारी भी करना चाहती है। लेकिन चाइना के विवाद के कारण यह प्रोजेक्ट अभी अधर में लटका हुआ है, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इतनी बातें हैं जो इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट बनाती हैं। आगे दोस्तों और भी टॉपिक है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत डिटेल से चीजों को कवर किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। अच्छे से आप लोग क्लास करते चलिए। देखिए कंटेंट को बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इस वजह से कभी कभी क्लास मेरी ब्रेक हो जाती है, ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, क्लास हमारी चलती रहेगी और हर चीज आपको मिलती रहेगी, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।